Everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. Today, I will discuss with you one of the neurological problem which is called as Huntington disease. It is also called as Huntington chorea and it is one of the rare disease. तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हंटिंगटन डिजीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि हंटिंगटन डिजीज़ क्या है, ये कैसे लोगों को होता है, व्हाट आर द कॉज एंड कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फैक्टर्स और द टेस्ट, और उसके बाद कौन सी ड्रग्स हैं विच आर अप्रूव्ड बाय द FDA फॉर द ट्रीटमेंट। तो एक रेयर डिजीज़ है। आज मैं आप लोगों के साथ रेयर डिजीज़ के ऊपर भी चर्चा करने जा रहा हूँ कि रेयर डिजीज़ क्या होते हैं, किसको हम रेयर डिजीज़ कहते हैं, इनको हम ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरा जो कंसेप्ट है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। यू मस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड यू कैन शेयर लाइक our previous video on SSB Pharma Learning YouTube channel. You can subscribe the channel so that you can get the benefits. You can learn about various disease as well as various drugs which are used for the treatments. तो व्हाट आर रेयर डिजीज़, हम रेयर डिजीज़ किसको कहते हैं, उनको हम ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं। और उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। दैट मीन दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़। तो फॉर द रेयर डिजीज़ देयर इज़ ए वन ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर द रेयर डिजीज़ एज वेल एज देयर आर सम इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द रेयर डिजीज़। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रेयर डिजीज़ के ऊपर आप प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं दैट आर बीइंग अप्रूव्ड बाय DST, DBT, ICMR एंड वेरियस अदर एजेंसीज। आप उस पर प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आज पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर रेयर डिजीज़। अगर कोई भी डिजीज़ पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है वेयर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 1 in 100, 1 in 1000, और इफ़ द नंबर इज 100 in 1 lakh, उसको हम रेयर डिजीज़ कहते हैं। तो बेसिकली इन आवर वर्ल्ड अप्रोक्सीमेट देयर आर 7000 रेयर डिजीज़। 7000 के आसपास रेयर डिजीज़ हैं जो कि मोर देन 300 मिलियन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन दे आर वेरी रेयर because their number is less, but even though there are some guidelines which has been issued by the American Society of Rare Disease, WHO, FDA, as well as some national policies for the rare disease. Because why these type of guideline, why these type of drugs are recommended for the treatment of rare disease? Because these type of rare disease if they persist for a long time, अगर आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं तो ये क्रोनिक इलनेस कॉज करते हैं जिससे कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है और सम टाइम दे कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो इसलिए रेयर डिजीज़ जो है उसको एक जो नेशनल इंडियन गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी के तहत एक पर्टिकुलर सम ड्रग्स उन्होंने 2021 में रेयर डिजीज़ के ऊपर एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कुछ ड्रग्स को अप्रूव किया कि दैट कैन बी यूज्ड एज over the counter drug और that drugs can be used for the treatment of the rare disease। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ कि रेयर डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़, इट इज़ वन ऑफ द रेयर डिजीज़। सेकेंड इज मायोक्लोनस, इट इज़ ए रेयर डिजीज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज़ ए रेयर डिजीज़। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS इसको कहते हैं, इट इज़ ए रेयर डिजीज़। सो देयर आर सो मैनी अदर रेयर डिजीज़। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ हंटिंगटन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ हंटिंगटन डिजीज़? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हंटिंगटन कोरिया। इसको कोरिया भी कहते हैं बिकॉज जब भी पेशेंट हंटिंगटन डिजीज से सफ़र करता है तो उसकी बॉडी में कोरिया लाइक मूवमेंट्स आती हैं, दैट इज़ डांस लाइक मूवमेंट। तो इसके लिए जो डांस लाइक मूवमेंट हैं, इट दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, जो कि एक पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को सफ़र करती हैं। दैट मीन ये पेरेंट्स से आगे चलती रहती हैं, इनको इनहेरिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। साथ ही साथ इनको ऑटोजोमल डोमिनेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट विच आर अफेक्टेड विद दिस हंटिंगटन डिजीज़ दे आर बाय द सम जेनेटिक कॉज। इसमें जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है और वन ऑफ द
genetic problem which is called as a CAG repetition. That is, there is a CAG where the number of nucleotide that is nearly 36 और below than 36. अगर आपके ब्रेन में जो CAG है, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसका जो रिपीटिशन है, पेयर है, मोर देन 36 हो जाता है, तो उस केस में उस पेशेंट को, उस पर्सन को हंटिंगटन डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. दैट मीन दोज टाइप ऑफ पर्सनस विल बी मोर अफेक्टेड विद द हंटिंगटन डिजीज़. सो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो दिस हंटिंगटन डिजीज़ नॉट ओनली अफेक्ट योर डेली एक्टिविटी, ये बस आपकी डेली एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर नहीं करता, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी की मूवमेंट को अल्टर करता है, आपके बिहेवियर को अल्टर करता है, आपका बिहेवियर इरिटेटेड हो जाता है, और आपका जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ मास्क लाइक फेस. जो आपका फेस है वो मास्क लाइक, और अगर हम बोलें तो उसकी जो फेस की सुंदरता है वो चली जाती है. तो हंटिंगटन डिजीज़ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो रहती है इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट के हाथ में. तो इसके लिए जो ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है, द फर्स्ट एरिया ऑफ द ब्रेन विच इज़ इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, it is responsible for the control and for the required for the proceeding of your motor movement. ये motor movement को activate करने के लिए, proceed करने के लिए responsible है. तो whenever in case of Huntington disease your basal ganglia is affected, that mean it alter your motor movement and your motor movement will become involuntary. उस केस में बॉडी में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं. तो ये फर्स्ट कॉज था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देयर आर सम पेशेंट्स विच आर फाउंड दैट देयर इज ए इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ हंटिंगटन जीन विच इज़ कॉल्ड एज HTT जीन. तो जब भी पेशेंट की बॉडी में HTT जीन जो है वो इनहेरिडेटरी चेंज होती है, तो HTT जीन HTT प्रोटीन को रेगुलेट करती है. वो जो HTT प्रोटीन है वो कैग रिपीटिशन को बढ़ा देता है, जिससे हमारा बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, और मिड ब्रेन में पुटामैन और कुछ एरिया जो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को भी ये अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा मेमोरी एम्पेयरमेंट, लर्निंग एम्पेयरमेंट, रिड्यूस थिंकिंग पावर और reduce the daily working power as well as your muscle tone, muscle activity and abnormal posture, mask like face. ऐसे कई जो सिम्टम्स हैं अगर आप देखें तो ये आते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें कि हाउ वी कैन डायग्नोज दिस हंटिंगटन डिजीज़, बिकॉज अगर हंटिंगटन डिजीज़ को हम डायग्नोज करें तो इट इज़ जस्ट द इनिशियल. अगर हम देखें तो पार्किंसन जो डिजीज़ है जिसमें भी ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या रहता है, हमारा डोपामीन का लेवल कम हो जाता है. डोपामीन एक न्यूरोकेमिकल है जो हमारे मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. और जो हंटिंगटन डिजीज़ है इसमें इनिशियल स्टेज पे डोपामीन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और डोपामीन का लेवल वंस इट इज़ इंक्रीज्ड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो वी शुड चेक the dopamine level. It is reported both clinically as well as preclinically. अगर आप preclinically भी देखें तो animal में भी there are so many models which are used for the pathophysiological analysis as well as the drug efficacy testing in case of animals, as well as in clinically. If you see, it has been seen by some MRI reports, by some CT scanning. तो जब भाई हम अपर पार्ट ऑफ आवर हेड उसका MRI करवाते हैं या CT स्कैन करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि देयर आर सम एरिया ऑफ द ब्रेन्स विच आर इन्वॉल्व. तो इसके लिए फर्स्ट योर टेस्ट रहता है, आप डोपामीन का लेवल चेक कर सकते हैं. द सेकेंड वन विल बी द CT स्कैनिंग, द थर्ड वन विल बी द MRI, एंड सम ऑफ द अदर विच आर द फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर, like the muscle strength, muscle coordination, sense of touching, hearing power, memory analysis, as well as body posture. तो ये कुछ फिजिकली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर कर सकते हैं कि पेशेंट जो बैठ रहा है उसका बॉडी का पॉस्चर कैसा है, बिकॉज हंटिंगटन डिजीज़ में बॉडी का जो पॉस्चर है वो अल्टर हो जाता है.
दूसरा आ जाता है लर्निंग, उनकी लर्निंग जो है वो स्लो हो जाती है, मेमोरी जो है वो लो हो जाती है, हेयरिंग पावर जो है रिड्यूस हो जाती है, एंड सेंस ऑफ व्हेन एवर वी वांट टू प्रेडिक्ट द सेंसरी इनपुट्स, तो सेंसरी इनपुट भी अल्टर हो जाती हैं। तो इफ़ आई विल गो फर्दर कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हंटिंगटन डिजीज़, बिकॉज इट इज़ ए रेयर डिजीज़, so that's why there are not lot of drugs which are available, but 2 drugs has been approved by the FDA। तो FDA ने जो फर्स्ट ड्रग अप्रूव किया था वो था टेट्राबेनाजिन, और जो सेकंड ड्रग अप्रूव किया था दैट वाज द ड्यूटेट्राबेनाजिन। तो ये टेट्राबेनाजिन जो ड्रग थी ये यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हंटिंगटन डिजीज़, सो दैट द पेशेंट विल नॉट सफ़र फ्रॉम द जर्की मूवमेंट्स, उसके एक्सेसिव ट्रीमर्स ना आए, जर्क्स ना आए, उसको कम करने के लिए और बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। बट अगर पेशेंट्स को ये जो ड्रग्स हैं आप लॉन्ग टर्म देते हैं और अदर यू आर यूजिंग विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ डॉक्टर, तो उस केस में जो पेशेंट है उसकी टेंडेंसी टूवर्ड सुसाइड वो बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया कि देयर आर अप्रॉक्सीमेट मोर देन 10% ऑफ द पेशेंट हु आर यूजिंग टेट्राबेनाजिन दे डू दी सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए ये बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना आप ये ड्रग ना दें पेशेंट को, क्योंकि उससे पहले आपको पहले पेशेंट्स को देखना पड़ेगा कि वेदर देयर इज़ ए पार्किंसन डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़ और सम अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जो दूसरा ड्रग रहता है वो है ड्यूटेट्राबेनाजिन। उसके साथ कुछ एड ऑन्स ड्रग रहती हैं लाइक एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और सम हिप्नोटिक ड्रग्स। उसके केस में अगर हम बात करें तो क्लोनाजिपाम, हेलोपेरिडोल, ज़ोल्पिडेम ऐसी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं सो दैट द पेशेंट कैन easily take a normal sleep और as well as the patient will be having a muscle relaxation, उसके मसल्स रिलैक्स रहें, इसके लिए ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एंटीसाइकोटिक्स और सम ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स आर आल्सो गिवन लाइक सिटेलोप्राम, हेलोपेरिडोल, ऐसी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। बिकॉज इन केस ऑफ हंटिंगटन अगर हम बात करें तो पेशेंट के जो है पेशेंट इज़ नॉट ओनली सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन, उसके केस में उसको साइकोसिस भी रहता है, कईयों को डिप्रेशन भी रहता है, कईयों को एंजाइटी भी रहता है और कई ऐसे मल्टीपल बाईपोलर सिम्टम्स भी आते हैं, मैनिया भी रहता है। तो सो दैट इफ़ दीज टाइप ऑफ सिम्टम्स आर अपेयर्ड अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो उसके लिए ऐसी टाइप की ड्रग्स को ऐड किया जाता है। अगर हम ड्रग के बात करें तो किस टाइप की आप थेरेपी यूज़ करते हैं कि कर सकते हैं सो दैट एट योर होम लेवल आप पेशेंट के साथ इजिली यू कैन रिड्यूस द सिम्टम्स और यू कैन इजिली रिलीव फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसके बाद रहता है एक्सरसाइज। तो आप पेशेंट को पकड़ के उसको स्लो मोशन में एक्सरसाइज करवाएं, जहाँ वॉकिंग करवाएं, जहाँ बेड पे ही कोई ऐसे टाइप का योगा या एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहता है कि यू शुड हेल्प द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट चलने में उसको बहुत दिक्कत रहता है, गिर जाता है, उसके साथ उसकी हेल्प करें। अगर उसको खाना दे रहे हैं आप तो सॉफ्ट खाना दें। अगर उसको आप खाना किस टाइप का देना चाहो तो उसमें हाई कैलोरी चाहिए। जो हंटिंगटन का पेशेंट है वो एनर्जी डेफिसिट स्टेज से सफ़र करता है, इसके लिए उसको जब भी आप खाना दें तो उसको हाई कैलोरी दें, जिसमें थोड़ा शुगर कंटेंट भी हो, प्रोटीन भी हो और साथ ही साथ उसमें एनर्जी पावर जो है वो अच्छी हो। दूसरा उसके साथ अच्छा बिहेवियर करें और साथ ही साथ उसको खाना देने के जो टाइम इंटरवल्स हैं उसके लिए आप अलार्म क्लॉक या फ़ोन यूज़ करें सो दैट ही विल बी अवेयर कि अभी मेरा खाने का टाइम है। ऐसे कुछ जो नॉर्मल हैं आप यूज़ कर सकते हैं डेली इनपुट्स में सो दैट पेशेंट विल इम्प्रूव थ्रू हिज हेल्थ और वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में आ सके। आप ऐसा कर सकते हैं। इस टाइप की आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।